नमस्कार। बिहार एएनएम 10/7/9 को लेकर क्या है अपडेट। अर्चना जी ने फाइल कर दिया है। आप सभी को पता होना चाहिए, जो अर्चना जी के पुराने वकील थे वो वकील को बदल चुकी है और वकालतनामा फाइल किया जा चुका है। तो अब जो है 18 तारीख को क्या आ सकता है फैसला, इसके ऊपर बात करेंगे। देरी की जो संभावनाएं थी वो लगभग खत्म होती जा रही है। तमाम बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। जो काउंटर एफिडेविट आया हुआ है वो काउंटर एफिडेविट क्वालिफाइड के द्वारा अध्ययन किया जा रहा है और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो ये काउंटर एफिडेविट होता क्या है। तमाम जो सवाल आप लोगों के बने हुए हैं उन सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहार एएनएम 10/7/9 को लेकर के आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और जो 14 तारीख के डेट में सुनवाई होने वाली थी, क्या वह सुनवाई होगी भी क्या नहीं होगी, तमाम बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं जो है 14 तारीख को जो सुनवाई होने वाली है उसको लेकर के। देखिए, जो 14 तारीख को सुनवाई होने वाली है वह अब नहीं होगी। क्योंकि आप सभी जो है, जो भी है, क्वालिफाइड हो नॉट क्वालिफाइड है या फिर संविदा हो, कोई भी हो, सबको पता है कि एक टेंटेटिव डेट आता है। देखिए, इस तरीके का एक टेंटेटिव डेट आता है। यहाँ पे देखिएगा, ये कंप्यूटर जनरेटेड होता है। यहाँ पे देखिए, इसके बाद एक कॉज लिस्ट आता है। उस कॉज लिस्ट में अगर केस आपका लिस्ट हुआ तभी सुनवाई होती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये पहले ही आ जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, जो बाकी एसएलपी हुए हैं, यहाँ पे पुराने जितने भी एसएलपी, उसमें कॉज लिस्ट आ गया है। और कॉज लिस्ट में आपको दिख रहा होगा 18 तारीख को, जो 18/10/2024 को सुनवाई होगी और 71 नंबर जो है नंबर पे सुनवाई होगी। यानी सीरियल नंबर 71 है और रजिस्ट्रार कोर्ट में होना है। ये सभी एसएलपी का है, चाहे वो अंजलि जी का एसएलपी हो, डिम्पल जी का हो, पूजा जी का हो, या फिर जो है आपको जेवा जरीन जी का हो, कांति जी का हो, सुषमा जी का हो, कोई भी एसएलपी, सभी एसएलपी में 18 तारीख का डेट है। ये आप बिल्कुल क्लियर हो जाए, इसमें किसी तरीके के जो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला जो सुनवाई होने वाला है रजिस्ट्रार कोर्ट में 18 तारीख को है, ये हो गया। लेकिन इसी बीच एक 14 तारीख को जो आपको डेट दिख रहा था सीमा कुमारी का एसएलपी का, अब इसमें सुनवाई नहीं होगा और इसमें आपको आगे का डेट मिलेगा। और मैं सभी वीडियो में आपको बताता हूं कि जो है किसी भी नए एसएलपी का इंतजार सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। मान लीजिए कि ये एसएलपी अभी चल ही रहा है और बाकी एसएलपी में जो है जजमेंट आ जाता है, तो उसमें लिखा रहता है कि इससे संबंधित जितने भी एसएलपी हैं सबको डिस्पोज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये अगर चलते रहे तो इसकी अलग से सुनवाई होगी। ये आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि अगर ये चलता रहा और उसमें जजमेंट आ जाता है तो साफ शब्दों में एक लाइन जोड़ दिया जाता है उसमें कि इससे संबंधित जितने भी एसएलपी हैं सभी एसएलपी को डिस्पोज किया जाता है। ये हो गया। यानी 14 तारीख को सुनवाई नहीं होने वाली, 18 तारीख को होने वाली है। ठीक है, 18 तारीख को होने वाली है सुनवाई आपको। तो 18 तारीख को क्या होगा, ये एक जो बड़ा सवाल है। उसके पहले हम बात करते हैं अर्चना जी के द्वारा जो फाइल किया गया है काउंटर नहीं, सॉरी, अभी जो है वकालतनामा फाइल किया जा चुका है। क्योंकि जो अर्चना जी के जो पुराने वकील थे वो वकील को बदलना चाह रही थी और वो इसमें जो है सफल हुई है। उन्होंने वकील बदल दिया है और वकील बदलने के बाद से वकालतनामा फाइल किया जाता है, तो उन्होंने फाइल कर दिया है। अब जो है अगला जो है हो सकता है कि 1 से 2 दिन के अंदर ये काउंटर फाइल कर देगी, क्योंकि काउंटर फाइल करने से पहले वकालतनामा सबमिट करना होता है। यानी जो है आपके जो रिस्पोंडेंट हैं उनके वकील कौन है, यहाँ पे देखिए। यानी अपने जो अपना वकील जो है खड़ा करने के लिए वहाँ पे सबसे पहले वकालतनामा सबमिट होता है। यहाँ पे उसका भी आप देख लीजिए, आपको 9 तारीख की डेट में जो है आपको वकालतनामा सबमिट होता नजर आएगा। यहाँ देखिए, वकालतनामा एंड मेमो अपीयरेंस वीरेंद्र कुमार शर्मा। ये कौन है? ये जो है अर्चना जी के वकील हैं। आप लोग जान जाइए इस बात को, वीरेंद्र कुमार शर्मा। 9 तारीख की डेट में जो है सबमिट हो चुका है ये। अब इसमें केवल और केवल काउंटर बाकी है। यानी जो डिले होने का डर लग रहा था ऐसा कि अब तक तो है अर्चना जी के द्वारा वकालतनामा ही सबमिट नहीं किया गया, तो काउंटर कब किया जाएगा। तो यानी वकालतनामा इन्होंने सबमिट कर दिया है, तो अब जल्दी ही काउंटर सबमिट कर देगी। यानी जो डिले होने का संभावना था वो लगभग खत्म हो गया है। इस बात को आप लोग क्लियर समझ जाइए। 18 तारीख को सुनवाई होगी और जो अर्चना जी के द्वारा वकालतनामा सबमिट करा दिया गया है। अब हम आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अगला हमारा पॉइंट है कि जो 18 तारीख को क्या होगा। देखिए, 18 तारीख को रजिस्ट्रार कोर्ट में जो है केस की सुनवाई होने वाली है। 18 तारीख को आप सभी को पता होना चाहिए कि रजिस्ट्रार कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। और उस दिन क्या होगा कि जितने भी एसएलपी हुए हैं,
के जितने भी SLP हुए हैं, जो कि जिसमें जो कॉज लिस्ट में आए हुए हैं जितने भी SLP हैं, उन सारे SLP को एक साथ कर दिया जाएगा, एक साथ कर दिया जाएगा। और जितने भी काउंटर सबमिट हुए रहेंगे, उन सारे काउंटर को एक साथ करके जो है इस केस को फाइनल टेबल की तरफ बढ़ाया जा सकता है। यानी जो है जज साहब के पास ये केस जा सकता है 18 तारीख को, यानी 18 तारीख के बाद जो अगला डेट आएगा उस दिन। अब एक बात आती है कि अगले जो है सुनवाई होगी, लेकिन इसी बीच एक और बात आप समझिएगा कि जितने भी काउंटर सबमिट होंगे, चाहे वो किसी के द्वारा हो, जो चारों रिस्पोंडेंट हैं उनके द्वारा जो भी काउंटर सबमिट होंगे, उस काउंटर का जवाब अगर चाहे तो क्वालिफाइड रिजवाइंडर के माध्यम से देंगे, रिजवाइंडर के माध्यम से देंगे। तो ये काउंटर एफिडेविट क्या होता है? काउंटर एफिडेविट होता है एक लिखित में से एक ना होता है। आप मान लीजिए, आप छोटा सा एग्जांपल समझिए, आप स्कूल में गए हैं और स्कूल में जा करके कहते हैं कि हमें घर पे काम है, हमें मम्मी बुला रही है, क्योंकि बचपन में बहुत बहाने होते हैं, पेट दर्द कर रहा है या कुछ ऐसा चीज़ें बच्चे बोलते हैं। तो क्या होता है, आपने कह दिया टीचर से या प्रिंसिपल सर से, वो आपको छुट्टी ग्रांट कर दिए, तो ये हो गया एक ओरल आपने कह दिया और हो गया। लेकिन नहीं, अगर आपने बोले कि नहीं, आपके अगर टीचर बोलते हैं कि नहीं आप लिख के जाओ, आप लिख के दो कि मेरा पेट दर्द कर रहा है या फिर मेरे साथ ये दिक्कत है तो मैं घर जाना चाहता हूँ, लिख के दो, तो ये क्या हो गया? ये काउंटर एफिडेविट हो गया एक तरीके से। यानी आप झुटला नहीं सकते हैं, ये जो काउंटर एफिडेविट हो गया उस तरीके से यहाँ पे भी है। आप जो बोल रहे हैं उसके पहले उसको काउंटर एफिडेविट के माध्यम से दीजिए, इसको झुटला नहीं सकते हैं, क्योंकि बच्चा आवेदन लिख के चला जाएगा और फिर बाद में नहीं कहेगा कि नहीं मेरा पिछली बार पेट दर्द नहीं कर रहा था, कपार दर्द कर रहा था, वो एक लिखित हो जाता है। उस तरीके से काउंटर एफिडेविट भी है, ये कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लिखित में जवाब सबमिट किया जाता है। ये हो गया, ये आप इस बात को समझ गए होंगे काउंटर एफिडेविट क्या होता है, इसलिए इसका इतना महत्व दिया जाता है कि लिख के दो भाई, कोर्ट में जो भी देना है, माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय जो भी है, आप लिख के दो। ये हो गया, यानी अब काउंटर एफिडेविट ये जो भी देंगे, ये लोग जो भी चारों रिस्पोंडेंट हैं, जो भी कैबिनेटर है, अगर ये सबमिट करते हैं तो उसका अध्ययन जो है क्वालिफाइड की तरफ से किया जा रहा है। हमने भी देखा है, तमाम लोग सारी चीज़ें हो रही इस पर। अब जो है इसमें क्या होगा कि अब अगर इसमें ऐसी कुछ बातें लगेगी, जो मनीष कुमार सरन जी जो क्वालिफाइड के वकील है उनके पास पेपर आया होगा, तो इसमें एक रिजवाइंडर फाइल हो गया, यानी इसका जवाब क्वालिफाइड की तरफ से भी जो है सबमिट होगा वहाँ एफिडेविट के माध्यम से कहिए या फिर जैसे भी कहिए, जो वहाँ पे सबमिट होगा रिजवाइंडर के माध्यम से, अगर ऐसा लगता है तो उसके बाद इस केस में फाइनल हेयरिंग होगी और जो है जिसकी जीत हार वो तो बाद में तय होगा। ये बात आप समझ गए होंगे कि अब काउंटर क्या होता है और रिजवाइंडर क्या होता है। रिजवाइंडर माने यानी इसका जो भी अगर सबमिट करना है जवाब में तो सबमिट किया जा सकता है, ये कंपलसरी नहीं है करना ही करना है, लेकिन ये किया जा सकता है। ये बातें हो गई, आपको ये बातें लगभग क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं, तो एक जो BTSC JEE वाला जो मामला है वो काफ़ी बार पूछा जा चुका है। BTSC JEE वाला मामला में देखिए उसमें क्या हुआ है, उसमें जो है हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसमें कहा गया था कि आप इस भर्ती को रद्द कर दीजिए। हाई कोर्ट का जजमेंट आप देखेंगे तो उसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि आप भर्ती को रद्द कर दीजिए। भर्ती को रद्द करने के लिए बात कह दी गई थी, लेकिन उसमें क्या हुआ कि जिनका मेरिट बन चुका था वे लोग जो है कहाँ पहुँचते, वो पहुँचते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पहुँच के कहते हैं कि नहीं हमारी ज्वाइनिंग होनी चाहिए, और जो है क्या करता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट को पलट देता है, हाई कोर्ट के जजमेंट को पलट देता है। यही बात हुआ है वहाँ पे ऐसा नहीं है कि नियमावली पुरानी नियमावली नई नियमावली, ये तो बाद की बात थी। नई नियमावली पुरानी नियमावली उसमें था कि हाई कोर्ट ने कह दिया कि रद्द कर दीजिए इस भर्ती को, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं रद्द नहीं कर सकते हैं, आप जिस नियमावली से निकालें उसको पूरा कीजिए। ऐसा वहाँ पे जजमेंट आया है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग इस बात को समझिए। और यहाँ पे आप देखेंगे जो क्वालिफाइड हैं या फिर नॉट क्वालिफाइड हैं, यहाँ पे अब स्टार्टिंग में भी बहुत सारी चीज़ें इसको लेकर बात हो गई है। इस केस में दम है तभी ये केस चल रहा है, नहीं तो पहले दिन ही रिजेक्ट हो जाता। ये जो है क्वालिफाइड का केस है पहले दिन ही सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट हो जाता और उसके बाद कुछ हाथ में नहीं बचता इनके। लेकिन रिजेक्ट नहीं हुआ इसलिए क्योंकि आप देखेंगे जो हमारे क्वालिफाइड हैं या फिर नॉट क्वालिफाइड हैं, ये देखो नॉट क्वालिफाइड हुए आज हो सकता है, लेकिन जो वे लोग भी एग्ज़ाम में शामिल हुए, यानी टोटल लगभग जितने लोग हैं सबको एग्ज़ाम में शामिल हुआ था। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनेगी जिसका हम लोग यहाँ जिक्र नहीं करना चाहते हैं। ये जो है कोर्ट का बात है और वहाँ पे वकील साहब बोलेंगे, जज साहब सुनेंगे, ये सारी चीज़ें। लेकिन आप लोग जो है होपलेस मत होइए, हताश मत होइए। जो भी लोग हैं इस केस से संबंधित क्वालिफाइड हैं, आप एग्ज़ाम पास आउट किए हैं और हम लोगों को पूरा का पूरा उम्मीद है कि आपको न्याय मिलेगा।
देखिए न्याय के लिए सब कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और सबका ये जो है अधिकार भी है जाना, चाहे क्वालिफाइड हो हमारी या फिर नॉट क्वालिफाइड हो, सब अपने हक और अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि जो एग्ज़ाम देकर पास आउट कैंडिडेट हैं उनका नौकरी होना चाहिए, क्योंकि वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। देखिए वो बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं वो, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। ऐसा नहीं है कि लगता है कि हाँ चलो भाई दूसरा जॉब हमारा चल रहा है और उसके बाद चलो इस ये हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं, वो बिल्कुल पूर्ण रूप से, जिसमें आप देखेंगे जो क्वालिफाइड हैं उसमें 80% से लोग जो है बिल्कुल उनके पास कोई जॉब नहीं है, कोई कहीं संविदा पे काम नहीं कर रहे हैं। अप्रॉक्स में लगभग आंकड़ा बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी और बहुत सारे जो है तथ्यात्मक चीज़ें वहाँ रखी जाएगी। बातों से तो आप कहीं जीत नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी सुप्रीम कोर्ट में और 18 तारीख को जो है रजिस्ट्रार कोर्ट में मैंने बता ही दिया, वहाँ पे जो भी निकल कर आएगा सारे केसेस को टैग करके काउंटर को देख करके अगर रिजवाइंडर फाइल करना हो तो हो करके उसके बाद केस फाइनल हेयरिंग की तरफ मूव कर जाएगा। और एक बार मैं आपको बता दूँ, एक बार अब ये केस जज साहब के पास चला गया ना तो फिर ये भर्ती क्लियर होने समय नहीं लगेगा। बस ये रजिस्ट्रार कोर्ट से ये भर्ती निकल जाए, यही आप लोग मनाइए कि 18 तारीख को ये रजिस्ट्रार कोर्ट से भर्ती निकल जाए और ये जज साहब के पास पहुंचे, अगला डेट हो, खत्म हो भर्ती और आप सभी का ज्वाइनिंग हो। यही तमाम चीज़ें हैं। बाकी कोई और आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिए। और अर्चना जी संभवतः 1-2 दिन में काउंटर फाइल कर देगी, तो अब इसमें डिले होने का कोई संभावना हमें नज़र नहीं आता है। क्वालिफाइड की तरफ से कुछ भी सबमिट नहीं करना है, यानी काउंटर एफिडेविट के नाम पे कोई भी सबमिट नहीं करना है। ये कन्फ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिए। और यही सारा अपडेट है फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी कोई और जानकारी निकल कर आएगी तो आपको इस चैनल पे ज़रूर मिलेगा। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।